डेट है आज 25 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सैन गोल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सैन गोल रिसेंटली न्यूज में है। ये एक हिस्टोरिकल चैप्टर है जो तमिलनाडु के सैन गोल है, जो ये न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बन रही है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। अभी 28 मई को प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करने वाले हैं, शुभ आरंभ करने वाले हैं इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है। ये है देखो सेप्टर, ये है सेप्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सैन गोल। सेप्टर का मतलब होता है राज्याभिषेक। देखो चोल डायनेस्टी थी ना, आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। चोल डायनेस्टी के जब एक राजा हट गया, दूसरा राजा बन रहा है, उसका राज्याभिषेक हो रहा है, तो फिर ये सैन गोल उसे दिया जाता था। यानी कि ये सिंबल है पावर ट्रांसफर का, एक राजा से दूसरे राजा के पास पावर ट्रांसफर हो गई। ये सैन गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्लियामेंट है, नई पार्लियामेंट, इसमें ये इंस्टॉल किया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा सैन गोल। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? देखो 14 अगस्त 1947 को जब पावर ट्रांसफर हो रही थी ब्रिटिश इंडिया से, हमारे इंडिया आज़ाद भारत बन रहा था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भी पावर ट्रांसफर की तरह इसको म्यूजियम में रखवाया और ये अभी इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ है सैन गोल। ये जो वर्ड है, शब्द है सैन गोल, ये तमिल भाषा से आया है। तमिल भाषा में एक वर्ड है सेम्मई, उससे आया है। सेम्मई का मतलब होता है राइटियसनेस, यानी कि नेकी, हिंदी में बोलते हैं नेकी। ये चोल जो किंगडम था, चोल डायनेस्टी थी, उसमें ये यूज किया जाता था सेम्मई या सैन गोल। इसका सिंबॉलिक फीचर्स क्या है? देखो तमिल ट्रेडिशन में जब हाई प्रिस्ट इसको प्रेजेंट करते थे, जब नई पावर ट्रांसफर होती थी नए किंग के पास, तो क्राउन्ड किंग होते थे जो न्यूली, उनको ये सेप्टर प्रेजेंट किया जाता था, पेश किया जाता था। जो ये सेप्टर है सैन गोल है। ये सैन गोल ऐसा माना जाता है ये जस्ट और इम्पार्शियल रूल इम्पार्ट करता है, यानी कि न्याय देता है और निष्पक्ष राज करने का एक तरह से ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के, सी राजा गोपालाचारी, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि ये चोल डायनेस्टी में ये सिंबल है जो अडॉप्ट किया जाता था, तो ये हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो अभी ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बन रही है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा ये सैन गोल। सैन गोल के फीचर क्या है? इसको किसने बनाया था सैन गोल को? एक देखो ज्वेलर थे, रिनाउंड ज्वेलर, प्रसिद्ध ज्वेलर थे, उनका नाम था ये मद्रास वेमुदी बंगारू सेट्टी। मद्रास के थे ये, वेमुदी बंगारू सेट्टी। ये वेमुदी बंगारू सेट्टी ने इसको सैन गोल को बनाया था और ये 5 फीट का लंबा है, 5 फीट का, और इसके ऊपर नंदी बुल बना हुआ है। आपने गौर किया होगा, यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर जो ये नंदी बुल बना हुआ है, बैल की आकृति बनी हुई है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए, मेंस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री, मतलब इसको इंप्लीमेंट कौन करती है? पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्रालय। अभी इसके लिए देखो 2 दिन की वर्कशॉप कराई जा रही है। वर्कशॉप का मतलब यह है कि एक मीटिंग कराई जाएगी, उसमें इसकी विशेषता, फीचर्स बताए जाएंगे नेवा के। ये 24 मई और 25 मई को न्यू दिल्ली में कराई जा रही है इसकी वर्कशॉप। इसका टारगेट क्या है नेवा का, और क्या है ये? नेवा देखो एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये समझ लो एक साइट है। और इसका टारगेट ये है जितने भी हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर हैं, मतलब विधानमंडल हैं, जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और सेंट्रल लेवल पे संसद होगी, पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा। तो ये जितनी भी हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर है उनका सारा काम है जो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उत्तरदायित्वता फिक्स हो, रेस्पॉन्सिवनेस हो, और जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज हो, और ये ऑनलाइन सिस्टम यूज हो सारा। किसमें? जो लेजिस्लेचर हैं, विधानमंडल हैं, जो स्टेट लेवल पे विधानसभा और संसद, सेंट्रल लेवल पे,
इसकी सेकंड वर्कशॉप कराई जा रही है। 2018 में सितंबर में इसकी पहली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी और अब दूसरी कराई जा रही है। तो नेवा के और फीचर जान लेते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर। इसमें 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट में इसका टारगेट ये है कि सारे स्टेट हैं वो एक डिजिटल हाउस की तरह काम करें। डिजिटल हाउस की तरह कैसे? देखो अभी जैसे मान लो कोई कानून बनाना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को विधानसभा में लेके आएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संसद में लेके आएगी, कोई बिल पास करना, कानून बनाना है, तो ये क्या है, पेपर मूव किया जाता है और सारा काम पेपर पे होता है। तो ये पेपर पे ना होते हुए ऑनलाइन हो, सबके पास जो मेंबर है पार्लियामेंट के या विधानसभा में विधानसभा के मेंबर है, एमएलए, उनके सबके पास एक टैबलेट हो। टैबलेट वही फोन जो रहता है मोबाइल की तरह टैबलेट हो, तो उस टैबलेट में सारा डेटा हो और कौन सा बिल लाने जा रहे हैं, कौन सा बिल नहीं लाने जा रहे हैं, कोई पार्लियामेंट में कोई नोटिस जारी किया या विधानसभा में कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर या नोटिस बिल लेके आए या कोई क्वेश्चन पूछा है, स्टार्ड क्वेश्चन या अनस्टार्ड क्वेश्चन, या किसी का आंसर देना या किसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, सारा का सारा ये उस डिवाइस में आए, पेपर पे ना आए, सारा डिजिटल हो। तो पेपर का जो वर्क है वो कम हो, सारा टैबलेट में आए और आसानी से। देखो जब सारा टैबलेट में डिजिटली होगा, ये लोगों को भी आसानी होगी देखने में, सारा डिजिटली डेटा अवेलेबल और जल्दी से हो जाएगा। देखो जब पेपर मूव करना पड़ता है, मान लो कोई जो पार्लियामेंट में कोई उपलब्ध नहीं है, मेंबर एब्सेंट है या विधानसभा में एब्सेंट है, तो फिर उसको वो पता नहीं चलता, बाद में आता है तो पता चलता है क्या हो रहा है पार्लियामेंट में। तो अगर सबके पास टैबलेट होगा, टैबलेट में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सबके पास मूव होगी, सबको पता होगा, अपना डिसीजन जल्दी से ले सकेंगे, बिल पास करने में भी जल्दी से हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, यानी कि टाइम बचेगा इससे। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने स्टेट लेजिस्लेचर ने अडॉप्ट किया है इसको? 21 स्टेट की विधानसभा ने ये साइन कर दिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एग्रीमेंट साइन कर लिया नेवा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया 17 लेजिस्लेचर के लिए। इनमें से देखो 9 लेजिस्लेचर हैं जो वो फुली डिजिटल बन चुकी हैं और उनका काम सारा नेवा प्लेटफॉर्म पे लाइव होता है, लाइव दिखाया जाता है, जैसे आप न्यूज़ वगैरह लाइव देखते हो। तो नोडल मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है इसके, ये हमने जान लिया ऊपर, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। देखो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सुना ही होगा, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्या काम करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली बनाने के काम आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनको बनाने में बहुत समय भी लगता है। और ये वहीं पे बनाए जाते हैं जहाँ पे इनको इंस्टॉल करना है। जैसे मान लो तमिलनाडु में बनाना है, तमिलनाडु में किसी स्टेट में बनाना है एक जगह पे, तो वहीं पे एक कोई कंपनी है जो बनाएगी यहाँ रिएक्टर और यहीं पे इंस्टॉल करके एनर्जी प्रोड्यूस करना ये स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये मान लो जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कोई पेन है या मोबाइल है, किसी फैक्ट्री में बनता है ना, और फिर वो जाता है बेचने के लिए रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर खरीदते हैं उसे। या फिर कोई मान लो कोई और मशीन हो गई, जैसे मान लो किसी लकड़ी को काटने के लिए, वुड को काटने के लिए कोई मशीन बनाई है, तो वो फैक्ट्री में बनेगी, फैक्ट्री में बनने के पास फिर वो जाएगी होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर लोग खरीदेंगे उसे, है कि नहीं, या कंपनी से खरीदेंगे। लेकिन न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं ना, डायरेक्टली वहीं पे बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बड़े होते हैं और इन्हें ले जाना आसान नहीं होता। ट्रक में भर के या किसी बड़ी गाड़ी में भर के इनको ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, ट्रक से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इनको लेके कैसे जाएंगे। तो इन्हें वहीं पर बनाया जाता है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, बिजली बनानी है। लेकिन जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये जो इसमें आ रही है कमी के परेशानी देखने को मिलती है, प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हमारे जो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी कहा है कि इंडिया में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ। ये हैं रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये छोटे छोटे होंगे, कहीं पे कंपनी पे बना के कहीं कंपनी में बनाए और जहाँ पे लगाने लेके जाए जा सकते हैं आसानी से। ये लगभग 300 मेगावाट
पर यूनिट बनाएंगे, मतलब एक यूनिट होगी ये रिएक्टर की 300 मेगावाट तक ये बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लगभग 1/3 है जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, वो लगभग 900 या 1000 मेगावाट तक जनरेट कर सकते हैं, उनसे ये 1/3 जनरेट करते हैं बिजली। और एक फ़ायदा इनका ये है कि ये लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इसमें कार्बन का इमिशन इतना नहीं होता है, और ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। देखो जो कन्वेंशनल अभी न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे इंडिया में, वो सारे के सारे न्यूक्लियर फिजन पे ही काम करते हैं। फिजन पे याद रखना, न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, यानी कि इसमें क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियर मतलब बड़ा एटम होता है जैसे हीलियम का एटम, और वो छोटे छोटे न्यूक्लियर मतलब छोटे एटम में टूटता है, यानी कि विखंडन होता है इसमें। और जब ये विखंडन होता है, टूटता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यही अगर बात करें हम न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसमें नाभिकीय संलयन होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें दो छोटे एटम एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, बड़े न्यूक्लियाई का एटम बनाते हैं, एक तरह से न्यूक्लियर एटम बनाते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है सन में, सूरज में, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पूरे वर्ल्ड को एनर्जी देता है सूरज। लेकिन अभी देखो हमारे इंडिया में जितने भी रिएक्टर हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे नहीं है बेस्ड, ये आपको याद रखना। किस पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फिजन पे, विखंडन होता है न्यूक्लियर फिजन पे। तो ये भी न्यूक्लियर फिजन पे ही काम करेगा और हीट जनरेट करेगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? पहला तो ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लगती है पूंजी, वो कम पैसा खर्चा कम आएगा इनका। और इन्हें देखो फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और फिर लेके जाया जा सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, उनसे अलग है ये, मतलब वो तो वहीं पे बनाए जाते हैं, साइट स्पेसिफिक होते हैं, इन्हें ले जाया नहीं जा सकता। लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेके जाया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और इनमें पावर एडिशन का इंक्रीमेंट होगा जब ये लगाएंगे हम इंडिया में। इनका सेफ गार्ड भी यानी कि अलग है, सिक्योरिटी और इनकी नॉन प्रोलिफरेशन एडवांटेज भी है। मतलब इनका जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उनमें सेफ गार्ड करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर्स लेने पड़ते हैं, यानी कि खतरा रहता है कि ये फट ना जाए या कोई और एक्सीडेंट ना हो जाए। इनका खतरा जो है वो कम होगा क्योंकि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, छोटे हैं थोड़े। और पावर जनरेशन है वो हीट को यूज करने में, मतलब हीट प्रोसेस में भी यूज हो सकते हैं ये, पावर जनरेशन में, बिजली बनाने में भी यूज हो सकते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और डीसैलिनेशन करने में भी, यानी कि जो पानी है उससे नमक की मात्रा निकालने के लिए, पानी को फिल्टर करने के लिए भी यूज हो सकते हैं ये। और जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है कार्बन फ्री और क्लीन एनर्जी देंगे, यानी कि फॉसिल फ्यूल का एक तरह से अल्टरनेटिव है, विकल्प है। तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। क्या होता है डिसेंट्रलाइज ये रिन्यूएबल एनर्जी? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, सूरज से बनने वाली बिजली, या विंड एनर्जी हो गई। अभी क्या है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती है, मान लो एक प्लेस पे बनाई जाएंगी, यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है कहीं बड़े पावर प्लांट लगा के, या कहीं विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है समुद्र के किनारे या कहीं पे लगा लिया विंड एनर्जी का प्लांट, यहाँ पे बिजली बन रही है हवा से। अब फिर वो खंबे जो गड़े होते हैं, बिजली के खंबे, पोल गड़े होते हैं जिन्हें फीडर लाइन बोलते हैं, अब उनके जरिए, ग्रिड के जरिए, पावर ग्रिड बोलते हैं जिन्हें, पावर ग्रिड या पोल, बिजली के पोल बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोल, खंबे के जरिए बिजली जाती है तारों के जरिए। अब उसमें देखो बिजली का लॉस बहुत ज़्यादा होता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है वो खंबे गाड़ने में, तारे लगाने में, है कि नहीं? लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? अगर हम ये इंस्टॉल करें, इसका मतलब है कि जैसे मान लो हमें इस गाँव में बिजली देनी है, तो यहीं पर हम सोलर पावर प्लांट बना दें इसके नज़दीक, या मान लो इस फैक्ट्री में देनी है, इस फैक्ट्री के पास ही सोलर पावर प्लांट लगा दें, या विंड एनर्जी पावर प्लांट लगा दें, या कोई और रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है इसी के पास कर दें हम, जहाँ पे बिजली देनी है। जैसे एक शहर को देनी है, एक सिटी को, मान लो दिल्ली को देनी है, तो दिल्ली के पास ही सारे पावर प्लांट लगा दें बिजली देने के लिए। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज, मतलब अलग अलग डिफरेंट जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगा दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये लगभग
37 मिलियन लाइवलीहुड हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर में, इनको इम्पैक्ट कर सकती है अभी न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जो डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें देखो स्मॉल हाइड्रो कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, बायोमास पावर प्लांट या सोलर विंड पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं इसमें। और जो टेक्नोलॉजी है इसमें देखो अभी सोलर रन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है, बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज और माइक्रो सोलर पंप आते हैं इसमें। तो ये लगाए जा सकते हैं डिफरेंट जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए मेंस में। रिसेंटली देखो फोरम शॉपिंग को हमारा जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कंडेम किया है। कंडेम का मतलब निंदा की है, इसकी बुराई की है कि फोरम शॉपिंग जो होती है। तो क्या होता है फोरम शॉपिंग में? इसमें ये होता है जैसे मान लो कोई लिटिगेंट है या लॉयर वकील है जो मुकदमा लड़ रहा है, जो वो उस कोर्ट में या उस जज के पास जाएगा या उस कोर्ट में जो जज उसके जानकार हैं, उसे ऐसा लगेगा वकील को, अगर मैं इस कोर्ट में जाऊंगा या इस जज के पास जाऊंगा ये अपना मुकदमा लेके, तो यहाँ पे क्या है, मेरे फेवर में जजमेंट आ सकता है। वो जज क्या है, मेरा फेवर कर सकते हैं, मेरा पक्ष ले सकते हैं और डिसीजन आएगा वो मेरे पक्ष में आ सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिस को बोलते हैं फोरम शॉपिंग। तो ये प्रैक्टिस से नुकसान क्या हो सकता है आप सबको पता है, जब उसके फेवर में आएगा तो निष्पक्ष कहाँ पे न्याय हुआ, न्याय तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका ही अभी निंदा की है, कंडेम्ड किया है सीजेआई ने। फोरम शॉपिंग से क्या इसमें परेशानी? पहला तो ये नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये अपनी मर्जी का जज और कोर्ट चुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंडेम्ड किया है बहुत बार, अभी नहीं किया, पहले भी किया है। एथिकल इश्यू भी है, अनफेयर एडवांटेज है और लीगल सिस्टम का मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा निष्पक्ष तरीके से। रिकोर्स अवेलेबल है क्या कोई फोरम शॉपिंग के लिए? अगर मान लो कोई फोरम शॉपिंग हो रही है तो इसको उल्टा किया जा सकता है, मतलब इसको एक तरह से रोका जा सकता है। देखो कोर्ट ने कई बार अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज की है। जैसे मान लो किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट उस मुकदमे को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे कोर्ट के पास, दूसरे जज के पास भी कर सकते हैं, ताकि जो जजमेंट है उसमें फेयरनेस आए और जस्टिस मिले, न्याय मिले। कोर्ट फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। मान लो जो वकील है, लिटिगेंट है, जिसने मुकदमा दर्ज किया, केस दर्ज किया, उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं अगर ऐसा पाया गया इसने ये फोरम शॉपिंग की जो प्रोसेस है इसको अडॉप्ट किया है। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं, न्याय मतलब जजमेंट है, फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के फोरम शॉपिंग पे। ये देखो सुप्रीम कोर्ट का 1998 में आया था ये जजमेंट, जिसका नाम है चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस ओम प्रकाश। इसमें कहा था कि देखो जो लिटिगेंट है अपनी चॉइस से नहीं चुन सकते कोई भी कोर्ट या जज को, तो ये फोरम शॉपिंग माना जाएगा और इस पे दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस सिप्ला लिमिटेड में कहा था कि ये देखो इसका फंक्शनल टेस्ट किया जाएगा फोरम शॉपिंग का। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया, विजय कुमार घाई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें भी फोरम शॉपिंग को गलत बताया कि ये डिसरिपीटेबल प्रैक्टिस है, कोर्ट जो अडॉप्ट करता है और इसका लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी सैंक्शन नहीं है, कोई भी अनुमति नहीं है फोरम शॉपिंग का। एक फोरम शॉपिंग से रिलेटेड एक टर्म न्यूज में रहती है, बेंच हंटिंग। बेंच हंटिंग का भी मतलब यही है, जब कोई पिटिशनर याचिका डाल रहा है, वो उस कोर्ट में या उस जज के पास याचिका डाल रहा है कि जो उसका फेवर ले सके। देखो फोरम शॉपिंग में क्या है, जो केस लड़ रहा है, मुकदमा लड़ रहा है, या वकील या लिटिगेंट कोई मुकदमा लड़ने वाला आदमी वो केस डाल रहा है, और ये बेंच हंटिंग में क्या है, पिटिशनर मतलब जो याचिका डाल रहा है कि उसका मतलब किसी पब्लिक इशू पे किसी पे याचिका डाल रहा है, तो इसमें पिटिशनर आता है जो किसी कोर्ट में या किसी जज के पास जा रहा है अपना केस लेके, और फोरम शॉपिंग में मुकदमा लड़ा जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, दोनों टर्म लगभग सिमिलर सी हैं, बेंच हंटिंग और फोरम शॉपिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ये मंत्रालय जो इंडिया का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय, इसने अभी 2nd एडिशन किया है न्यू दिल्ली में। किसका मतलब करने जा रहा है, आगे करेगा, 3 से 5 नवंबर के बीच में होगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का 2nd एडिशन।
इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इंडिया की जो फूड कल्चर है उसको शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है। एक मान लो एक शोकेस एग्जीबिशन होती है, एक प्रदर्शनी, उसमें दिखाया जाता है कि इंडिया के कौन कौन से फूड हैं, क्या क्या फूड कल्चर है इंडिया की, और अट्रैक्ट किया जाता है पूरे ग्लोबल लेवल से कि हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, निवेश कर सकें। इसमें पूरे वर्ल्ड से आते हैं मैन्युफैक्चर, यानी कि जो फूड के कोई आइटम बनाते हैं, या फिर प्रोड्यूसर जो कोई फूड उगाते हैं, इन्वेस्टर जो निवेश करते हैं, या पॉलिसी मेकर जो नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं फूड सिस्टम के लिए किसी देश में, ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं जो फूड सिस्टम के लिए काम करती हैं। फोकस एरिया इसमें ये होता है कि इस साल फोकस एरिया ये होगा कि मिलेट को शोकेस किया जाएगा, क्योंकि मिलेट एक सुपर फूड की तरह दिखाया जाएगा। मिलेट का मतलब मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब आते हैं मिलेट में। और फूड प्रोसेसिंग के लिए आगे प्रमोट किया जाएगा मिलेट को, ताकि जो मिलेट का जो अनलॉकिंग ग्रोथ पोटेंशियल है उसको यानी कि दिखाया जाए, शोकेस किया जाए। ये जो इंडिया का विजन है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए ये एक तरह से एग्जीबिशन की जाएगी। इसमें कंट्री का प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसमें दिखाया जाएगा फूड सेक्टर में। इंडिया आगे भी स्टेप ले रहा है कि ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोसिस्टम आ सके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ताकि देखो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जब जनरेट होगा तो इसमें जॉब भी मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जो फार्मर है, मान लो फार्मर के फील्ड पे अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो किसानों को उससे फायदा होगा, फार्मर्स को और ज़्यादा फायदा होगा, उन्हें इनकम मिलेगी और ज़्यादा इंक्रीज होगा उनकी इनकम में। फर्स्ट एडिशन 2017 में हुआ था वर्ल्ड फूड इंडिया का। इसमें देखो इंडिया ने अपनी लीडरशिप दिखाई कि मिल्क में, दूध में, बनाना में, मैंगो, पपाया, आम, संतरा, गोवा, अमरूद, गिंगर, अदरक, ओकरा, बफेलो मीट, इसमें फर्स्ट नंबर पे इंडिया रहा पूरे वर्ल्ड में। और सेकंड नंबर पे रहा राइस प्रोडक्शन करने में, यानी कि गेहूं चावल उगाने में सेकंड नंबर पे, पोटैटो आलू उगाने में भी सेकंड नंबर पे, गार्लिक आपका लहसुन हो गया, कैश्यू नट्स, काजू, इनको आप प्रोडक्शन करने में, उगाने में सेकंड नंबर पे रहा इंडिया। यूनाइटेड नेशन ने देखो 2023 को आप सब लोग जानते हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया के रिकमेंडेशन पे ही। इंडिया ने रिकमेंडेशन किया था, सिफारिश की थी, तो इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किया था कि पूरे वर्ल्ड में मिलेट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान मिलेट को उगाएं, क्योंकि इसमें देखो बहुत ज़्यादा फाइबर होता है मिलेट में, और इसमें 7 to 12% प्रोटीन होता है, और इसमें 65% के लगभग कार्बोहाइड्रेट भी होता है। बहुत ही कम मात्रा में इसमें फैट होता है, खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर अच्छा होता है, आयरन भी होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह होते हैं, काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है इसमें। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। देखो एक नेशनल कैंपेन कराई गई, यानी कि राष्ट्रीय अभियान, किसके लिए? ताकि जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है उसमें अपडेट किया जाए और वेरीफाई किया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, जो हमारी पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पूरा नाम है इस मंत्रालय का। इसने गोवा में ये लॉन्च किया नेशनल कैंपेन, अभियान, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने के लिए। तो क्या है टारगेट? देखो एक डॉक्यूमेंट है ये, पीपल बायोडाइवर्सिटी जो रजिस्टर है पीबीआर, एक डॉक्यूमेंट है, ये समझ लो एक बुक है। इसमें इंडिया की जो रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है जो इंडिया की, जैसे कहीं पे जंगल है, कहीं पे फॉरेस्ट है, तो उसको संजो के रखना, प्रिजर्व करना, मेन मकसद इसका ये है। इसमें रजिस्टर किया जाता है कहाँ पे कितने फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे कितने जंगली जानवर, जीव जंतु हैं, तो इसका एक रजिस्टर तैयार किया जाता है लोकल लेवल पे। तो ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है जो, ये एक तरह से लोकली अवेलेबल बायो रिसोर्सेज का डेटा होता है, जिसमें वहाँ पे लैंडस्केप कैसा है, कैसी डेमोग्राफी है, कैसे वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, इस सब का डेटा रहता है। और ये तैयार किसके थ्रू किया जाता है? देखो एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, और ये जो कमेटी है ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का हमारे इंडिया का, उसके तहत इसी के अंदर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है लोकल लेवल पे, और लोकल कम्युनिटीज से कंसल्टेशन करके, उनसे चर्चा करके फिर ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। देखो ये एक्ट बनाया था, इस एक्ट के अंदर ये कमेटी बनाई,
BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, और ये कमेटी बनाती है इस रजिस्टर को। इस कमेटी के पास होता है रजिस्टर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, और इसमें सारा डेटा होता है बायोडाइवर्सिटी का लोकल लेवल पे। जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ये लोकल बॉडीज होती हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का इसके तहत बनाई गई थी। ये लोकल लेवल पे लोकल पीपल से कंसल्ट करती हैं, चर्चा करती हैं लोकल कम्युनिटी से, तब ये तैयार करती हैं। और इस एक्ट ने ये मैंडेटरी बनाया था कि हर एक लोकल लेवल पे जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है लोकल लेवल पे, चाहे रूरल एरिया में चाहे अर्बन एरियाज में, मतलब चाहे रूरल एरिया का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में, तो वो एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगी। और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगा। तो ये आपको ये वर्ड याद रखना है कि ये मैंडेटरी है कि लोकल लेवल पे ये जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पंचायत है, ये कमेटी बनाएंगी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। और वो बनाएंगी क्या, रजिस्टर, PBR। और कोलकाता फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी था जिसने पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया था। इससे पहले देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है इसको ये कहा था कि इसमें बहुत ही कम ग्रीनरी है, यानी कि पेड़ पौधे कम है। और उसके बाद कोलकाता ने ये फिर बायोडाइवर्सिटी पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया था। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी डे 2023। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 मेंस। हर साल 22 मई को मनाया जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस बोलेंगे हिंदी में। इसमें देखो जो इस साल का मनाया जा रहा है उसमें ये फोकस किया जा रहा है कि लास्ट ईयर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी COP, किसकी हुई थी, CBD की। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए काम करती है। बायोडाइवर्सिटी तो आप जानते हो क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या है कि मान लो एक एरिया है, इस एरिया में जो जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कितने पेड़ पौधे हैं डिफरेंट वैरायटी के, कितने वहाँ पे एनिमल्स जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, ये सब उसकी क्या है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। तो यही होती है बायोडाइवर्सिटी। इसको बचाने के लिए CBD आई थी। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बाइंडिंग कन्वेंशन है, बाध्यकारी है। इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। इस साल जो 22 मई को सेलिब्रेट किया गया उसमें ये फोकस रखा गया कि पिछले साल जो CBD की मीटिंग हुई थी उसमें ये देखो मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में, और कुनमिंग चाइना में एक प्लेस है वहाँ पे हुई थी आधी मीटिंग, और आधी मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल में दिसंबर 2022 में। तो यहाँ पे एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किए गए। इसमें कुछ टारगेट और गोल रखे हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में। ये समझ लो एक डॉक्यूमेंट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो याद रखना इतना भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क किस में अडॉप्ट किया, किसने अडॉप्ट किया। तो लास्ट ईयर CBD ने अडॉप्ट किया है। तो ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इन पे फोकस किया गया 22 मई को जब वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे था कि इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। हर एक देश इनको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें अपने अपने देश में, ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने 1993 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को डिक्लेयर किया था, तब से मनाया जाता है। और देखो 2011 से 2020 तक यूनाइटेड नेशन ने इसको डिकेड डिक्लेयर किया था बायोडाइवर्सिटी के लिए। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 2020 तक, डिकेड का मतलब 10 साल। 2021 से लेकर 2030 तक यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ इस डिकेड को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसको डिक्लेयर किया हुआ है। और 2023 की थीम क्या है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अब जान लेते हैं थोड़ा जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ था, कब, लास्ट ईयर ही तो हुआ था, दिसंबर 2022 में CBD की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडॉप्ट किया था। ये कुनमिंग चाइना में प्लेस है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो यहाँ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया। याद रखना ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक तरह से फ्रेमवर्क है।
देखो सीबीडी है ना जो ये संस्था, ये तो बाइंडिंग है, लेकिन इसने ये अडॉप्ट किया डॉक्यूमेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये नॉन बाइंडिंग है, अबाध्यकारी, जरूर नहीं है इसे देश माने ही नहीं माने, तो अपनी मर्जी है उनकी, तो ये आपको याद रखना है इसमें। इसमें देखो मेन टारगेट क्या है, इसमें 4 तो गोल है, किसमें, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था लास्ट ईयर, उसमें 4 गोल हैं और 23 टारगेट हैं। 23 टारगेट तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं, जो 4 गोल हैं उनको देख लो। ये है कंजर्व एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो जैव विविधता है उसको हमें बचाना है और दोबारा से पुनर्जीवित करना है जहाँ पे खत्म हो चुकी है। इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को हमें सतत रूप से प्रयोग करना है, ये सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है शेयर बेनिफिट्स फेयरली एंड इक्विटेबली, जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से अगर कोई लाभ हो रहा है तो उसको सभी में फेयरली, समान रूप से उसको बांटना, विभाजित करना है उस लाभ को। नेक्स्ट है इनेबल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, मतलब चेंज लेके आने, बदलाव लेके आने बायोडाइवर्सिटी में, ताकि इसको कंजर्व करके रख सकें। एक देखो जो 23 टारगेट हैं, 4 तो गोल हैं, हमने जान लिए 4 गोल हैं। देखो गोल और टारगेट का मतलब लक्ष्य ही बोलते हैं हिंदी में, लेकिन याद रखना इसमें 4 गोल रखे हैं जो अलग हैं, और इन्हीं 4 गोल में 23 टारगेट हैं। 23 टारगेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 23 टारगेट में एक टारगेट है 30/30 टारगेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये सब किसमें, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर ही है ये सारे। तो इसमें 30/30 टारगेट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 2030 आते आते हम अब हमारे जो अर्थ की लैंड है और ओशन, कम से कम 30% लैंड और 30% ओशन को प्रोटेक्ट करना है, हमें संरक्षित करना है। लेकिन इसमें देखो जो टारगेट है, ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, टारगेट है ये, इनमें कुछ प्रॉब्लम इशू हैं अचीव करने में। क्या है, पहला तो पॉलिटिकल विल नहीं है, मतलब हर कंट्री में पॉलिटिकल विल नहीं है। जैसे देखा गया इससे पहले ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से पहले आईची टारगेट थे, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, ये 2020 तक अचीव करने थे, 2011 से 2020 तक अचीव करने थे, 2010 में अडॉप्ट किए गए थे, लेकिन इनको भी बहुत सारी कंट्री अडॉप्ट नहीं, मतलब अचीव नहीं कर पाई, हासिल नहीं कर पाई। दूसरा इशू क्या आता है, फंडिंग गैप का, मतलब पैसे नहीं है। देखो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लो ज़्यादा पेड़ लगाने पैसे चाहिए, मनी चाहिए, या कोई और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जीव जंतु की, तो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, तो ये फंडिंग गैप रहता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखो ये यहाँ पे ये सपोज किया गया था जब आईची टारगेट थे, या अभी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किए, डेवलप्ड कंट्रीज को 2025 तक $20 बिलियन देने हैं डेवलपिंग नेशन को, विकसित जो देश हैं उनको विकासशील देशों को देने हैं, जैसे डेवलपिंग नेशन जैसे हमारा इंडिया, डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, तो ऐसे देशों को, रिच कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को $20 बिलियन देने 2025 तक, 2030 तक $30 बिलियन देने हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई काम नहीं हुआ, फंक्शन नहीं किया गया कि देने स्टार्ट नहीं किए हैं। नेक्स्ट नॉन अलाइनमेंट ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, जो ये प्लान है इसमें देखो अभी किसी ने अलाइन नहीं किया है, स्पेन ने भी अलाइन नहीं किया इस पे, जो ये फ्रेमवर्क है, अभी इंडिया ने भी सबमिट नहीं किया अपना कोई, कि आगे किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए काम करेगा। तो टारगेट है प्रोटेक्शन के 30% लैंड और वाटर के, ये देखो इनका उल्लंघन हो सकता है। क्यों, जब देखो हम लैंड और ओशन को संरक्षित करेंगे तो वहाँ पे कुछ इंडिजिनस पीपल भी तो रहते हैं, आदिवासी लोग, उनको आपको निकालना पड़ेगा, तो उनके राइट का उल्लंघन होगा, तो ये भी एक परेशानी है इससे। तो यही था इसके बारे में। पावर टू परमलगेट एंड रीपरमलगेट ऑर्डिनेंस, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में। देखो ये रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें कहा था जो दिल्ली के ऑफिसर हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, उनको ट्रांसफर करने की पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली के सीएम के पास होनी चाहिए। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। देखो इसमें से अगर आई हट जाए तो ये बन जाएगा ऑर्डिनेंस, उसका मतलब होता है आर्म्स वीपन, हथियार। तो याद रखना ये ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग, इसमें जो नई तैयारी करने आते हैं ना उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है ऐसे वर्ड से, शब्द से, तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको बीच बीच में। तो ये ऑर्डिनेंस है जो ये जारी कर दिया, मतलब अध्यादेश लेके आ गए। तो इसमें हम ये भी जानेंगे ऑर्डिनेंस कैसे लाते हैं, क्या है, और ये भी जानेंगे कि दोबारा से रीपरमलगेट करने का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है,
और अभी जो ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए, तो अब क्या होगा, पावर दे दी गई किसके हाथ में, फिर दोबारा से गवर्नर के हाथ में, सॉरी एलजी के हाथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं दिल्ली में जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके हाथ में दे दी गई। तो इसमें हुआ क्या 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 लेके आए ऑर्डिनेंस में, इसमें देखो दिल्ली की जो सर्विसेज हैं वो सारी पावर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दी गई। इसके लिए एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसमें देखो 3 मेंबर होंगे, इसके 1 मेंबर तो होंगे खुद सीएम, मतलब दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर, और 2 आईएएस ऑफिसर होंगे सेक्रेटरी लेवल के, उनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा मेजोरिटी से, मतलब 2 मेंबर अगर किसी के पक्ष में बोलेंगे तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। तो अब देखो दिल्ली गवर्नमेंट का, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है जो सीएम है, उनका कहना ये है कि भाई साहब जब 2 मेंबर डिसीजन ले सकते हैं, अगर मान लो सीएम अपना असहमति भी जताए, ना माने, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर तो दिल्ली गवर्नमेंट का तो कहीं इसमें रहा ही नहीं कुछ बोलबाला, है कि नहीं। तो दिल्ली गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड सीएम है, जो उनके जो व्यू है उसको ओवर रूल्ड कर दिया गया इसके जरिए। अब जान लेते हैं देखो ऑर्डिनेंस के बारे में। ये तो हमने जाना कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बना दी गई ऑर्डिनेंस पास करके। अभी ऑर्डिनेंस पास किया अध्यादेश, अब इसको पार्लियामेंट में बिल लाके कानून में भी बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, अभी सेशन लग नहीं रहा है, अब सेशन लगने वाला है, तो जब सेशन लगेगा पार्लियामेंट का तो इसको एक्ट बनाने के लिए बिल लाना पड़ेगा। तो ऑर्डिनेंस की कितनी वैलिडिटी होती है, ड्यूरेशन टाइम पीरियड क्या होता है और कैसे आता है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश हिंदी में बोलते हैं। ये लॉ ही होता है एक तरह से, जैसे पार्लियामेंट का काम क्या होता है, कानून बनाना, लेकिन पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और स्टेट लेवल पे होती है गवर्नर के पास, गवर्नर ला सकते हैं, कानून बना सकते हैं स्टेट के लिए। लेकिन आप सबको पता है प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देंगे, उसके कहने पे काम करते हैं। और गवर्नर किसके कहने पे काम करते हैं, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, उनके कहने पे काम करते हैं। तो ऑर्डिनेंस लाया क्यों जाता है, जैसे मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, अर्जेंट सर्कमस्टेंसेज, कि जल्दी से कोई कानून बनाना है और उसकी जरूरत है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, या स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली सेशन में है नहीं, तो फिर क्या करते हैं, फिर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ये आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट के लिए, इसमें प्रेसिडेंट ला सकते हैं ऑर्डिनेंस। और ये आर्टिकल 123 में तो है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 213 में 213 में गवर्नर के पास पावर, वो स्टेट लेवल पे ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। लेकिन कब ला सकते हैं, जब ला सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों सेशन ना हो, किसमें, पार्लियामेंट के जो दोनों सदन है वो सेशन में ना हो, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, प्रेसिडेंट तब ला सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अगर पार्लियामेंट के जो सेशन है उनकी छुट्टी चल रही है, अभी जैसे लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो तब ला सकते हैं। अगर मान लो एक हाउस सेशन में नहीं है और एक हाउस सेशन में, मतलब एक हाउस की छुट्टी है, लोकसभा की छुट्टी है, राज्यसभा लग रही है, तब भी ला सकते हैं। दोनों सेशन में नहीं है तब भी ला सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का सेशन चल रहा है तब नहीं ला सकते ऑर्डिनेंस, ये आपको याद रखना है। ऐसे स्टेट लेवल पे, अगर स्टेट में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, किसी स्टेट में जैसे यूपी में, तो विधानसभा अगर सेशन में और विधान परिषद सेशन में नहीं है तब ला सकते हैं। अगर दोनों हाउस सेशन में तब नहीं ला सकते, अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं है तब ला सकते हैं, और एक हाउस सेशन में नहीं है कोई सा भी, तब भी ला सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अभी। तो ये रियल अथॉरिटी कौन है, रियल अथॉरिटी तो आपको पता है आर्टिकल 74 के अंडर प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे सीएम, तो इनके कहने पे काम करते हैं। इफेक्ट क्या होता है जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है, देखो इफेक्ट ऐसा ही होता है जैसे पार्लियामेंट कानून बनाता है या स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली कानून बनाती है, तो ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट। लेकिन देखो इसमें क्या है, बाद में लाइफ कितनी होती है इसकी, लाइफ यानी कि कितने समय तक रहेगा ऑर्डिनेंस रहेगा। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर लग जाएगा सेशन, तो इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी ऑर्डिनेंस की, 6 महीने तक।
प्लस 6 वीक्स। 6 वीक्स कब? जब पार्लियामेंट सेशन में लग जाएगा ना, तो बिल लेके आना पड़ेगा और 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास कराना पड़ेगा। अगर 6 हफ्ते के अंदर 6 वीक्स के अंदर पास नहीं कराया ऑर्डिनेंस, तो फिर ये लैप्स कर जाएगा, फिर रद्द हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स तक इसकी वैलिडिटी हो सकती है। 6 महीने प्लस 6 हफ्ते। 6 महीने तो रिसेस यानी कि छुट्टी रह गई, सेशन नहीं लगा कोई पार्लियामेंट का, तो 6 महीने के अंदर अंदर लगाना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को सेशन। और जब सेशन लग जाएगा तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे पास कराना पड़ेगा। अगर पहले लग गया सेशन, मान लो पहले लग गया, 1 महीने में लग गया सेशन, तो फिर भी 6 हफ्ते तक, जब भी सेशन लगेगा उसके 6 हफ्ते तक ही वैलिडिटी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 6 महीने प्लस 6 वीक्स। ये आपको याद रखना है। ऑर्डिनेंस देखो पहले भी लैप्स कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट मान लो विथड्रॉ कर लें, प्रेसिडेंट लेके आए ऑर्डिनेंस और पहले से पहले ही विथड्रॉ कर लें, वापस ले लें, या फिर पार्लियामेंट सेशन में लग गया और उसको पार्लियामेंट में से पास करा दें, डिसअप्रूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास करा दें, तब भी हो सकता है, डिसअप्रूव कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट में अगर ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दिया तो गवर्नमेंट तो भाई साहब मेजोरिटी में है ही नहीं, मेजोरिटी उसकी हट गई, उसके जो मेंबर थे गवर्नमेंट के वो दूसरी पार्टी में चले गए होंगे, ये मतलब हुआ उसका। इसका देखो जो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, इसका कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि देखो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, या तो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन ऑर्डिनेंस पावर इसका बाईपास करती है। जो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट के पास, लॉ मेकिंग जो असेंबली है उनका जो पावर का बाईपास करती है, एक तरह से उनका उल्लंघन करती है। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस है वो क्या है, अधिकतर ये देखा गया है कि लेजिस्लेचर की जो पावर है उसको बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस रूट को अडॉप्ट करती हैं। अगर मान लो ऑर्डिनेंस एक बार पास किया और पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका, तो क्या दोबारा से उसको रीपरमलगेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि ऑर्डिनेंस दोबारा नहीं लाया जा सकता, दोबारा भी लाया जा सकता है। मान लो उसकी लाइफ खत्म हो गई, 6 हफ्ते में नहीं पास करा सकते, पार्लियामेंट में नहीं करा पाए मतलब, तो फिर दोबारा से भी ला सकते हैं। अगर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब दोबारा भी ला सकते हैं। तो जब ये रीपरमलगेशन किया जाता है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या ये जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया, रीपरमलगेशन किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? किए जा सकते हैं, दोनों भी। पहली बार किया है ऑर्डिनेंस पास तब भी, और रीपरमलगेट किया तब भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इसके वर्डिक्ट हैं बहुत सारे। सुप्रीम कोर्ट ने देखो आरसी के ऊपर केस 1970 में कहा कि जो ऑर्डिनेंस अगर पार्लियामेंट का जो बाईपास करके ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं और दोबारा से फिर रीपरमलगेट किए जाते हैं, ये देखो एक तरह से पार्लियामेंट की पावर को बाईपास करने का एक तरीका है, और ये ऑर्डिनेंस चैलेंज किए जा सकते हैं जब भी ऑर्डिनेंस लाया गया है। यानी कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। एक डीसी वाधवा का केस है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986। इसमें कहा कि रीपरमलगेट करना एक तरह से ये कलरेबल एक्सरसाइज है, किसकी? पार्लियामेंट के जो बाईपास किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? कलरेबल एक्सरसाइज कर रही है अपनी पावर का। इसका क्या मतलब है? कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसका मतलब ये देखो, जो पावर जिसके पास नहीं है वो उसको लूप होल को यूज कर रही है। जैसे एग्जीक्यूटिव के पास पावर क्या है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो तो एग्जीक्यूटिव है, ये कानून बना रहे हैं अध्यादेश जारी करके, ऑर्डिनेंस पास करके। लेकिन कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, मतलब पार्लियामेंट का। मतलब जो विधानमंडल है, विधानपालिका बोलते हैं हिंदी में। लेकिन एग्जीक्यूटिव बना रही है, काम किसका है? लेजिस्लेचर का। तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव लूप होल का यूज करके और क्या बना रही है? कानून बना रही है। तो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर होगी। एक केस है 2017 का सुप्रीम कोर्ट का, ये कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कहा था कि जो गवर्नर की पावर है ये ऑर्डिनेंस इशू करने की, ये देखो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज की जा सकती है। अगर रिपीटेड रीपरमलगेशन हो रहा है, मतलब बार बार आप ऑर्डिनेंस लाके कोई कानून बना रहे हो, पार्लियामेंट में पास नहीं हो रहा वो बिल, कानून नहीं बन पा रहा, या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर में वो कानून नहीं बन पा रहा, लेकिन आप ऑर्डिनेंस पास करके बार बार वो कानून बना रहे हो, तो ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा, असंवैधानिक माना जाएगा। मतलब वो अपने आप एक तरह से
असंवैधानिक हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा अगर बार बार आप रिपीट कर रहे हो, रीप्रमलगेट कर रहे हो विदाउट एनी कोशिश, मतलब विदाउट एनी मतलब ट्राई के आप उसे कानून नहीं बना पा रहे हो। तो ये है इसमें, तो यही था इसके बारे में और यही टॉपिक थे आज के। कुछ है वन लाइनर टॉपिक है, जैसे देखो ताल छापर, ताल छापर ये सेंचुरी एक ये न्यूज में थी। कहाँ पे? ये राजस्थान की चुरू डिस्ट्रिक्ट में है, चुरू डिस्ट्रिक्ट में। और देखो जो लोग इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, अब देखो टाइम है नहीं, आज 25 तारीख है, कल 26, फिर 27, 3 दिन है आपके पास। इन 3 दिन में आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, और मैं तो कह रहा हूँ एक्स्ट्रा का मतलब आप कुछ रिवाइज भी मत करो। भले ही आप क्या करो इन 3 दिन में, आप सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवाइज करो इसमें, और उनमें देखो किस तरह से यूपीएससी ट्रैप में फंसाता है और किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो किसी स्टेटमेंट को, और किस तरह से आप सही आंसर निकाल सकते हो। अगर आप लोग को रिवाइज भी करना है तो वो टॉपिक करो जो बार बार यूपीएससी ने पूछे हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जो रिलेटेड है, या कोई ऐसा चैप्टर जो बार बार यूपीएससी उसी चैप्टर से पूछता है बहुत सारे क्वेश्चन, वो चैप्टर आप बार बार रिवाइज करो। तो सारे चैप्टर आप मत रिवाइज करो बार बार इस समय पे। तो यही सजेशन था मेरा और यही टॉपिक थे आज के।